हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज का टॉपिक है स्टूडेंट ट्रांसफार्मर। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 7 में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर। अब देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जाएगा। ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, ऊंचाई और अपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर, ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा प्यारे भाइयों, ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, इसकी बनावट या कार्यविधि समझाइए। तीसरे प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है कि ट्रांसफार्मर की कार्यविधि व सिद्धांत को समझाइए। ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, ट्रांसफार्मर के कार्यविधि और सिद्धांत को समझाइए। तो आप लोगों को आज क्या क्या पढ़ना है, ट्रांसफार्मर क्या है, इसके प्रकार, इनके ऊंचाई और अपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर, इसकी कार्यविधि और सिद्धांत, तो ये किस प्रकार से कार्य करता है, सब कुछ मैं समझाऊंगा आपको। बस प्लीज यार, इतना मेहनत है आपके लिए, बट आप इसके लिए केवल कमेंट कर दिया करो कैसा लगा, और लाइक करना मत भूला करो। हो सके तो प्लीज, यदि आपको हमारा हेल्प थोड़ा बहुत करना है तो प्लीज शेयर कर दिया करो। इतना यदि आप कर दोगे तो हमें भी कुछ ना कुछ हेल्प मिल सकेगा, और हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है आपका लाइक और कमेंट। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा लंबा होने वाला लेकिन बहुत कंसेप्ट क्लियर होगा, बस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो सबसे पहले देख सकते हैं ये जो ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर स्टूडेंट दो प्रकार का ट्रांसफार्मर है। देख सकते हैं ये है ट्रांसफार्मर, ठीक, ये है अपचाई ट्रांसफार्मर और ये है उच्चाई ट्रांसफार्मर। ये ट्रांसफार्मर के प्रकार हैं, अपचाई ट्रांसफार्मर और उच्चाई ट्रांसफार्मर। क्लियर, इतना समझ गए कि ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, उच्चाई और अपचाई। अच्छा, ट्रांसफार्मर का जो हिंदी वर्ड है वो क्या है, तो ट्रांसफार्मर का हिंदी होता है परिणाम मित्र। तो प्यारे भाइयों, सबसे पहले ट्रांसफार्मर की परिभाषा समझें कि ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो प्रत्यावर्ती वोल्टता को बढ़ा या घटा देता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर या प्रत्यावर्ती परिणाम मित्र। ध्यान रखिएगा, ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो प्रत्यावर्ती वोल्टता को घटा या बढ़ा देती है। इसमें जो कार्य होता है स्टूडेंट, ये किस सिद्धांत पर आधारित है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। मतलब ट्रांसफार्मर में अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत के आधार पर कार्य होता है। तो ट्रांसफार्मर समझ गए, एक ऐसी युक्ति है जो प्रत्यावर्ती वोल्टता को घटा या बढ़ा देती है। अब ट्रांसफार्मर के प्रकार की बात करें स्टूडेंट, तो ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, उच्चाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर। ये आप देख सकते हैं, उच्चाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर। तो ये जो पहला ट्रांसफार्मर है ये अपचाई ट्रांसफार्मर है, ये दूसरा ट्रांसफार्मर है ये उच्चाई ट्रांसफार्मर है। ध्यान देना है स्टूडेंट, अपचाई और उच्चाई का काम क्या होता है, तो ऐसा ट्रांसफार्मर जो कि प्रत्यावर्ती वोल्टता को बढ़ा देता है वो उच्चाई ट्रांसफार्मर। उच्चाई में मतलब अधिक करना यानी बढ़ाना, लेकिन स्टूडेंट जो प्रत्यावर्ती वोल्टता को घटा देता है वो अपचाई ट्रांसफार्मर कहलाता है। तो आप समझिए कि ऊंचाई में जो प्रत्यावर्ती वोल्टता है वो बढ़ता है, और अपचाई में प्रत्यावर्ती वोल्टता जो होती है वो घट जाती है। जैसे स्टूडेंट मेन लाइन आता है और मेन लाइन से हमें जो डिस्ट्रीब्यूट होता है जो करंट, वहां पे कौन सा ट्रांसफार्मर लगा होता है, तो अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। कौन सा, अपचाई। उस धारा को घटाकर अर्थात उसकी वोल्टता को कम करके हमें घरों तक बिजली पहुंचाई जाती है। मेन धारा आपको पता होगा 11,000 वोल्ट का जाता है, फिर उससे अपचाई ट्रांसफार्मर करके हमें धारा दी जाती है। अच्छा, उच्चाई ट्रांसफार्मर आप कैसे जानेंगे, तो आपके घर में स्टूडेंट कन्वर्टर लगा रहता है, जिससे टीवी के पहले स्टेबलाइजर का प्रयोग करते हैं। स्टेबलाइजर में उच्चाई ट्रांसफार्मर होता है। यदि कभी करंट कम आ रहा है तो उसकी वोल्टता को बढ़ा दी जाती है और आपकी टीवी तक पहुंचा दिया जाता है। समझ रहे हैं ना, तो अपचाई में कम किया जाता है वोल्टता को और उच्चाई में वोल्टता को बढ़ा दिया जाता है। ये काम कैसे करता है फटाफट चर्चा करेंगे, वीडियो को अंत तक देखते चलो। थोड़ा लंबा होगा कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट, लेकिन मजा आएगा यार, बस अंत तक देखो। तो देखिए, अपचाई ट्रांसफार्मर में दो कुंडली हैं, एक तो प्राथमिक कुंडली और द्वितीयक कुंडली। अच्छा, इसकी बनावट की बात की जाए तो थोड़ा सा हम आपको समझाएंगे। देखिए बनावट कैसे होता है स्टूडेंट, तो अपन करते क्या है, इसकी बनावट में एक पटलित क्रोड लेते हैं, ये पटलित क्रोड कैसा होता है, लोहे का आयताकार या वृत्ताकार पट्टियों से बना होता है। अच्छा, वृत्ताकार या आयताकार पट्टी, जैसे ये देखिए, ये एक आपका मान के चलता हूं स्टूडेंट, ये आपका क्या है, ये आपका मान लीजिए एक पट्टी है, छोटा सा, ये क्या है, पट्टी है। इसी प्रकार लगभग 30-40 पट्टियां कर दें,
है ना, तो एक मोटी परत बन जाएगी। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं मोटी परत दिख रही है, कई पट्टियां हैं, मतलब 10 भी समतल चादर के वृत्ताकार या आयताकार पट्टियों को हम एक के ऊपर एक कर दें स्टूडेंट, तो क्या कहलाता है, वो एक प्रकार से क्रोड बन जाता है। क्या बन जाता है, क्रोड। अब इन पट्टियों को वार्निश कर दिया जाता है, समझ रहे हैं, वार्निश करके एक के ऊपर एक रख करके उचित मोटाई का बना लेते हैं, इसे ही पटलित क्रोड कहते हैं। क्रोड के पटलित होने से इसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, इस कारण भंवर धाराओं का मान कम हो जाता है। इसकी आमने सामने की भुजाएं तांबे की विद्युत रोधी तार से एक एक कुंडली लपेट दी जाती है, जैसे ऊपर और नीचे हमने एक एक कुंडली लपेट दिए। अब एक को प्राथमिक कुंडली और दूसरे को द्वितीय कुंडली कहते हैं। इतना क्लियर हो गया। ये बनावट है, बनावट है, आप लिखना हो तो लिख सकते हो। बनावट कभी पेपर में नहीं पूछा जाता, बहुत ही कम रेयर कंडीशन में। तो बनावट कैसे होता है स्टूडेंट, कि पटलित क्रोड नर्म लोहे के आयताकार, ये आयताकार है या वृत्ताकार पट्टियों से बना होता है। इसके बीच देखिए आयताकार या वृत्ताकार भाग खाली रहता है, क्यों, क्योंकि इसमें से होकर तार को हम कुंडली के रूप में लपेटते हैं और इसको हम क्या करते हैं, वार्निश करके आवश्यक जितना हमको मोटाई आवश्यकता होती है उतनी मोटाई का हम इसको एक के ऊपर एक रखकर आवश्यक मोटाई का बना लेते हैं, जिसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट, पटलित क्रोड कहते हैं। पटलित क्रोड बनाने से क्या होता है, प्रतिरोध बढ़ जाता है और भंवर धारा का मान कम हो जाता है। इससे तथा इसके आमने सामने देख सकते हैं, आमने सामने क्या करते हैं कि एक एक कुंडली लिपटी होती है या लपेटते हैं। जो स्टूडेंट एक कुंडली से हम प्रत्यावर्ती वोल्टा आरोपित करते हैं जिसे प्राथमिक कुंडली कहते हैं, और जहां से हम वोल्टा प्राप्त करते हैं उसे हम द्वितीय कुंडली कहते हैं। तो दोनों में प्राथमिक और द्वितीय कुंडली है, लेकिन डिफरेंस इतना है कि अपचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक है और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम है। चीजें बस समझें, बस हो गया, आपको याद हो जाएगा, मैं गारंटेड कहता हूं, बस समझते चलो। उच्चाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है। तो इस प्रकार से इतना आपको याद रखना है कि अपचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक में कुंडलियों की संख्या मतलब फेरों की संख्या अधिक होती है और द्वितीयक जो कुंडली है इसमें फेरों की संख्या कम होती है। इस प्रकार से यदि उच्चाई ट्रांसफार्मर की बात की जाए स्टूडेंट, तो प्राथमिक फेरों की संख्या कम होती है और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है। अब इसके आगे स्टूडेंट आपको क्या करना है, कार्यविधि समझना है। कार्यविधि होता कैसे समझिएगा। जब प्राथमिक कुंडली में क्या करते हैं, प्रत्यावर्ती बोर्डता लगाई जाती है, ये प्राथमिक कुंडली है। तो जब प्राथमिक कुंडली में क्या करते हैं, प्रत्यावर्ती बोर्डता लगाते हैं, तो उस कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा क्या कहते हैं, बहने लगती है। ये आपका कुंडली हो गया। तो जब प्राथमिक कुंडली में है ना क्या करते हैं, प्रत्यावर्ती बोर्डता लगाते हैं, तो प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा बहने लगती है। यह प्रत्यावर्ती धारा जो होती है क्रोड में, जो आपका एक क्रोड बना ना, ये देख सकते हैं, ये क्रोड में, तो क्रोड में क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देता है और इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण द्वितीय कुंडली में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और इस बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन होने से प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ये हो गया कार्यविधि। किस प्रकार से कार्य करता है, फिर से समझे कि प्रत्यावर्ती आपके पास ये जो प्राथमिक कुंडली है, तो प्रत्यावर्ती वोल्टता यहां पर आरोपित करते हैं। इसके प्रत्यावर्ती वोल्टता के लगाने से ये जो आपका क्रोड है इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। कारण क्या है कि जब प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टता लगाते हैं तो प्राथमिक कुंडली में धारा बहने लगती है। प्रत्यावर्ती धारा बहने के कारण स्टूडेंट यहां पर क्या होता है, इसके क्रोड पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसके चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने से इसके द्वितीय कुंडली में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और बद्ध चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होने के कारण स्टूडेंट यहां पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम यहां पर प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार से कार्यविधि आपने समझ लिया। अब चर्चा करते हैं सिद्धांत। देखिए सिद्धांत मुख्य है, क्योंकि व्यंजक जब पूछा जाता है ना, तो कार्यविधि में नंबर उतना नहीं मिलेगा जितना कि सिद्धांत में होता है। यदि 5 नंबर क्वेश्चन आता है तो 3 नंबर तो सिद्धांत में समझ लो, 1 नंबर डायग्राम हो गया, 1 नंबर परिभाषा पूछ लेता है, ध्यान रखना। तो कार्यविधि बहुत ही रेयर कंडीशन पूछा जाएगा, लेकिन सिद्धांत तो आपसे अच्छे से बनना चाहिए। तो सिद्धांत अच्छे से तैयार करना, ठीक। चलिए थोड़ा पहले मैं आपको समझाता हूं कि आप लोगों ने पढ़ा होगा स्टूडेंट, क्या पढ़ा है कि आपने पढ़ा है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत, कि जो उस पर प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है ना, वो फेरों की संख्या पर डिपेंड करता है। समझ रहे ना, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के समानुपाती होती है। जितना चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होगा वो उतना ही उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और विद्युत वाहक बल जितना अधिक उत्पन्न होगा वो किस कारण से होगा, वो फेरों की संख्या पर होगा। चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं क्या कह रहा हूं थोड़ा समझिए। फैराडे ने क्या बताया
कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, ठीक है, उस पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के समानुपाती होता है। अर्थात प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना उत्पन्न होगा, जितना उसमें चुंबकीय फ्लक्स होगा। दोनों एक दूसरे के समानुपाती, अर्थात उत्पन्न विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स के समानुपाती या चुंबकीय फ्लक्स जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल के समानुपाती। सिंपल है ना यार स्टूडेंट, कुछ भी नहीं है। अर्थात मैंने क्या कहा कि इस कुंडली, इस द्वितीय कुंडली में जितने फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगी, इस पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उतना ही अधिक होगा और उतना ही ज्यादा मात्रा में वोल्टेज होगा। द्वितीय कुंडली में जितने ज्यादा क्या होगी, फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, उतना ही वहां पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और उतना ही ज्यादा वोल्टेज का मान हो जाएगा। जैसे यहां पर देखिए अपचाई में, अपचाई की द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम है। जब फेरों की संख्या कम है तो यहां पर जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा वो कम होगा और चुंबकीय फ्लक्स में मान में कमी के कारण यहां पर जो वोल्टेज होगी कम हो जाएगी, इसलिए तो अपचाई कहते हैं कि वोल्टेज को घटा देता है। लेकिन उच्चाई ट्रांसफार्मर में द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक है, फेरों की संख्या अधिक होने के कारण इसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन अधिक होगा और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन अधिक होने के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल अधिक होगा और प्रेरित विद्युत वाहक बल अधिक होने के कारण स्टूडेंट यहां पर जो वोल्टेज है, अर्थात जो आपका वोल्टता है वो अधिक होगा, यानी वोल्टता के मान में वृद्धि हो जाती है। सिंपल सा, समझ गए? तो मान के चलते हैं कि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या NP यानी प्राइमरी और यहां पर द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या NS है। तब फैराडे के नियम से करेंगे कि प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली पर कितना आपका विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है। तो यहां पर देखिए फटाफट कि माना ट्रांसफार्मर की प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्रमशः NP NS है। यदि प्राथमिक कुंडली में फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई परिवर्तन हो रहा हो तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमानुसार जो आपका विद्युत वाहक बल होता है स्टूडेंट चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के समानुपाती होता है, जहां NP क्या है, एक प्रकार का फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली में और ये निगेटिव होता है। ये फार्मूला सीधा चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत मैंने कराया है, अब यहां पर बताने की जरूरत नहीं है भैया, भी ट्रांसफार्मर ही काफी लंबा हो जाएगा, समझ रहे हैं? तो यहां पर NP क्या है, फेरों की संख्या प्राथमिक का, d∅dt क्या है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर है। तो जितना, इससे क्या निष्कर्ष निकला कि जितना फ्लक्स में मान में परिवर्तन होगा वो किस पर डिपेंड कर रहा है, फेरों की संख्या पर, और जितना फेरों की संख्या अधिक होगी उतना चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, उतना ही प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और उतना ही वोल्टता हो जाएगी। इसी प्रकार यदि द्वितीय कुंडली में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में भी फाई परिवर्तन हो रहा हो तब स्टूडेंट प्रेरित विद्युत वाहक बल ES सेकेंडरी के लिए बात कर रहे हैं बराबर -NS/d∅dt, NS × d∅dt। ये समझ गए कहां से आया, ये दोनों कहां से आया? तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण से। कहां से? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण से। प्लीज यार फैराडे का नियम आप पढ़ लो तभी ये समझ में आएगा कहां से आ रहा है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अच्छा, अब इसका करना क्या है, समीकरण 2 में 1 का भाग दो, समीकरण 2 में 1 का भाग देने पर भाग दे दीजिए, कितना आएगा? तो देखिए ES/EP हो जाएगा, ES/EP हो जाएगा, ऋण से ऋण कट जाएगा और यहां पर हो जाएगा NS/NP हो जाएगा। ठीक, इतना क्लियर? इसको अपन दे देते हैं समीकरण 3। समीकरण 3 तक तो आप समझ गए ना कि ये कहां से आ गया। समीकरण 2 में 1 का हमने भाग कर दिया। अब इसके आगे आपको लिखना है थोड़ा सा, यदि कुंडलियों का प्रतिरोध नगण्य हो तो विद्युत वाहक बल EP व ES क्रमशः आरोपित वोल्टता के बराबर होगी। आरोपित वोल्टता अर्थात स्टूडेंट आरोपित, जैसे देखिए प्राथमिक की बात करेंगे तो VP हो जाएगा, प्राथमिक की यदि बात की जाएगी तो VP हो जाएगी। कैसे? देखिए ES की जगह कितना हो जाएगा, VS हो जाएगा और EP की जगह हो जाएगा VP हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका NS/NP हो जाएगा। और ये समीकरण 4 हो गया। अब ये कैसे हुआ? प्रतिरोध नगण्य हो, प्रतिरोध यानी रुकावट बहुत कम हो, तब जितना आरोपित करेंगे उतना ही वोल्टेज उत्पन्न होगा। समझ रहे हैं? जितना हम क्या करेंगे, आरोपित करेंगे, समझ रहे हैं ना स्टूडेंट? देखिएगा जितना पूर्णता देंगे उतना ही विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। प्रतिरोध नगण्य है, रुकावट बहुत कम है, तो जो आरोपित वोल्टता है वो विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। इतना क्लियर हो गया? इतना आप समझ गए ना? ES के जगह हमने VS कर दिया, EP की जगह VP कर दिया। ऐसा क्यों कर दिए? क्योंकि स्टूडेंट हमने मान के चला कि प्रतिरोध नगण्य है कुंडलियों का, तब जो आरोपित वोल्टता है वो विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। अब इसका निकालना है शक्ति। शक्ति का क्या होता है सूत्र? V × I,
यानी कितना वोल्टता है और कितना उस पर धारा का मान है। तो आगे लिखिए, माना प्राथमिक कुंडली व द्वितीय कुंडली में धारा कितना आईपी व आईएस है। आईपी व आईएस है, तब जितना शक्ति आरोपित किया जाएगा उतना ही शक्ति निर्गत होगा। समझना स्टूडेंट। तब मैं यदि आपसे कह दूं कि जो आरोपित शक्ति है अर्थात निवेशी शक्ति वो निर्गत शक्ति के बराबर होगा, बराबर निर्गत शक्ति, यानी पावर तो उतना ही रहेगी, आने जाने की क्षमता तो उतनी ही है। तो ये जो फार्मूला होता है निवेशी यानी अंदर जाने प्राइमरी से होगा, तो वीपी इंटू आईपी हो जाएगा, और निर्गत शक्ति निकल रहा है तो वीएस इंटू आईएस हो जाएगा। अच्छा, मैं वीएस को स्थायी रहने देता हूं, तो वीएस बटे वीपी यदि मैं कर दूं तो यहां पर हो जाएगा आईएस उल्टा होगा, तो हो जाएगा आईपी बटे आईएस। ठीक है, समीकरण 4 था, ये समीकरण आ गया 5। समीकरण 4 था, समीकरण 5 हो गया। अब देखो भैया, वीएस बटे वीपी, ये भी वीएस बटे वीपी, एनएस बटे एनपी, तो आईपी। अच्छा, ये बराबर, तो ये भी क्या होंगे बराबर, आपको पता होगा। तो समीकरण 4 व 5 से, समीकरण 4 व 5 से देखना जरूर, यहां पे ही है लॉजिक लगाने वाली बात। वीएस बटे वीपी, अच्छा ये किसके बराबर है, एनपी, एनएस बटे एनपी, लेकिन ये इसके बराबर भी था, आईपी बटे आईएस। अब आप कहोगे ये थोड़ा सा अपोजिट है सर। जी हाँ, अपोजिट ही है। ये एनएस बटे एनपी है, तो यहां पर होना चाहिए आईएस बटे आईपी, लेकिन आईपी बटे आईएस। अच्छा, इसी से तो निर्धारित होता है कि जो वोल्टता बढ़ाता है वहां पे धारा की प्रबलता कम हो जाती है, अपोजिट होने के कारण। देखिएगा ना, कंडीशन फर्स्ट लगाता हूं, ध्यान दीजिएगा। पहला नंबर समीकरण 6 से आप ही देखना, फर्स्ट कंडीशन लगा रहा हूं कि यदि स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, यदि वीएस का मान वीपी से कम हो, यदि, थोड़ा समझने की कोशिश करें, वीएस का मान वीपी से कम हो, तब यदि ऊपर वाला कम है तो यहाँ एनएस भी कम होगा। मैंने पहले भी बता दिया, वोल्टेज कम है मतलब फेरों की संख्या कम रही होगी, तभी तो है। लेकिन यहां पर आईपी जो होगा स्टूडेंट, जो आईएस है उल्टा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आईपी के विलोम है। यदि यहां पर देखिए ऊपर है घट रहे हैं तो ये नीचे बढ़ेगा, अपोजिट है भैया, सीधा, कुछ भी लॉजिक नहीं लगाना, सिंपल से। यहां क्या हो जाएगा कि आईएस बड़ा हो जाएगा आईपी से। वीएस यदि कम है, एनएस कम है, मतलब द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम है, तो वोल्टता कम होगी लेकिन धारा की प्रबलता बढ़ जाएगी। समझ रहे ना? तो अपचाई ट्रांसफार्मर में, अतः आप लिख लो, अपचाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है भैया? अपचाई ट्रांसफार्मर में यदि द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम है, वाकई में कम है, ठीक है ना, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, इसकी फेरों की संख्या किससे? प्राथमिक कुंडली से कम है, जो कि धारा की प्रबलता को क्या कर देते स्टूडेंट? बढ़ा देता है। इसके सेम अपोजिट दूसरा कंडीशन ये हो जाएगा कि यदि वीएस का मान बड़ा हो किससे? वीपी से, तब एनएस का मान बड़ा होगा एनपी से, जहां आईएस कम हो जाएगा आईपी से। अर्थात स्टूडेंट सेकेंडरी से जो धारा कम हो जाएगी, नहीं, धारा की प्रबलता कम हो जाएगी। तो इतना आप लोग अतः में लिख लो कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर में द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली से अधिक है। यहां पर देख सकते हो, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक है तो वोल्टता बढ़ जाती है, किंतु धारा की प्रबलता कम हो जाती है। तो इस प्रकार से ये हो गया कंप्लीट। लेकिन प्यारे भाइयों, अभी अपचाई और ऊंचाई ट्रांसफार्मर में अंतर तो आपने लिखा ही नहीं। अच्छा, फटाफट देखो, अपचाई ट्रांसफार्मर वोल्टता को घटाता है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर वोल्टता को बढ़ा देता है, सबको पता है। अपचाई ट्रांसफार्मर में द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है, इसमें द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक से अधिक होती है। अपोजिट होता है, यदि वोल्टता को घटाता है तो धारा की प्रबलता को बढ़ा देता है।
और ये धारा की प्रबलता को कम कर देता है। लेकिन स्टूडेंट परिणामन अनुपात 1 से कम होता है और परिणामन अनुपात 1 से अधिक होता है। ये परिणामन अनुपात क्या है भैया? द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या बटे प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या। परिणामन अनुपात क्या है? द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या बटे प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या। तो फटाफट समझ गए ना। अपचाई ट्रांसफार्मर वोल्टता को कम करता है, उच्चाई ट्रांसफार्मर वोल्टता को बढ़ा देता है। अपचाई ट्रांसफार्मर में द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है, जिसमें फेरे की संख्या कम होगी वही तो वोल्टता को कम करेगा भैया, और जिसमें फेरों की संख्या यदि अधिक है वही तो वोल्टता को बढ़ाएगा। सिंपल तरीका है। तो जिसमें द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होगी क्योंकि वोल्टता को बढ़ा रहा है, और जब ये वोल्टता को कम करता है तो धारा की प्रबलता इसमें अधिक होती है। अभी आपने प्रूफ देखा। इसी प्रकार स्टूडेंट यदि इसकी बात की जाए तो ये धारा की प्रबलता को कम कर देती है। ठीक है, तो परिणामन अनुपात 1 से कम होता है, इसमें 1 से अधिक होता है। परिणामन अनुपात का सूत्र याद कर लो, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या बटे प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या। तो आज का वीडियो यहां पे समाप्त होता है। ट्रांसफार्मर का आप पॉइंट बाय पॉइंट समझ चुके हैं। यदि आपको एक बार में समझ में नहीं आता, 2 बार देखो, 3 बार देखो। ट्रांसफार्मर का यहीं से क्वेश्चन आता है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आते। तो वीडियो भले लंबा था स्टूडेंट, लेकिन आशा और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। प्लीज यार समझ में आया तो लाइक कर दो, शेयर कर दो सबको, ताकि सबको एक बखूबी के साथ ट्रांसफार्मर का सिद्धांत समझ में आ जाए। चलते हैं स्टूडेंट, आशा और उम्मीद है प्लीज आप लोग शेयर करेंगे और लाइक भी करेंगे, साथ में दिन चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। लेकिन हाँ स्टूडेंट, यदि इसी प्रकार के यदि नोट्स लेना हो तो 96 85 29 91 49 पर कांटेक्ट करके मात्र 100 रुपए में नोट्स परचेस कर सकते हैं।